अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एफआई में काफ़ी तादाद में जॉब्स आई हैं और आई होप कि आप सब ने अप्लाई भी किया होगा और तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी का आप अभी सोच रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए एक वीडियो लेक्चर बल्कि एक सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम एफआईए की प्रिपरेशन मुकम्मल तौर पर करवाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाला लेक्चर आप लोग देख पाएँ। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ आई ए वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। देखें, आपने अगर सिलेबस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एफ आई ए में जो टेस्ट होगा उसका उसमें 20 MCQs इंग्लिश की आएंगी, बाकी हर फील्ड में से 10 MCQs आएंगी। ठीक है, मसलन इस्लामियात, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स और इसके अलावा आपकी मैथ के और एफआईए के जो एक्ट्स हैं, एफआईए की जो हिस्ट्री है उसमें से भी आपकी एमसीक्यूज़ आएंगी। तो उसी सिलेबस को सामने रख के आपके ये जो वीडियो लेक्चर आज का तैयार किया गया है, इसमें आपके एफआईए के हवाले से और इंग्लिश के हवाले से ये लेक्चर होगा। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ आई ए वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ। एफ आई ए किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ? तो हमारे पास जो ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एफ आई ए एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1963, 1974, 1976 या फिर नॉन ऑफ द दीज। आपको पता है कि एफ आई ए एक हमारे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि काफ़ी फील्ड्स में वर्क कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, आपकी करप्शन हो गई ये, इसके अलावा सोशल जो क्राइम्स होती हैं उनको लेके स्मगलिंग हो गई, ठीक है, इसी तरह नारकोटिक्स वगैरह, ये सारी जो फील्ड्स हैं इनमें एफआईए डील करती है। तो इन सब को डील करने के लिए शुरू में क्या था कि जस्ट पुलिस होती थी, तो उसको बाद में मज़ीद डेवलप किया गया, तो उसको एफआईए का नाम दे दिया गया। इसकी अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड देखी जाए तो मैं आपको साथ थोड़ी इसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हिंदुस्तान में एफआईए का जो क़याम हुआ था फर्स्ट टाइम, जो इसकी एग्जिस्टेंस है हिंदुस्तान मीन्स के पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे, तो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब ये एफआईए तो नहीं थी, उस वक्त इसको नाम दिया गया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, यानी पाकिस्तान बनने से पहले इसी एफआईए का नाम क्या था हमारे पास? एसपीई। इसी एसपीई से ही एक एडवांस्ड शक्ल एफआईए ने ली है। तो हिंदुस्तान में एफआईए का या एसपीई का, बेहतर है कि मैं एसपीई भी कहता हूँ, हिंदुस्तान में एसपीई का जो क़याम था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अराउंड इर्द गिर्द हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, इसके टाइम पर एक इसकी ज़रूरत महसूस की गई, एक जासूस एजेंसी होनी चाहिए जो कि जासूसी का काम करे। तो बाकायदा तौर पर एक अदारा बनाया गया जिसे एसपीई का नाम दिया गया। अगर आपको पता है कि वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड था, मतलब क्या था, आप लोग जानते हैं तो शेयर कीजिएगा। वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी, उसका जो टाइम फेज़ था वो 1939 से लेके 1945 तक था। ठीक है, और इंडिया में यानी हिंदुस्तान में एसपीई का जो एस्टेब्लिश हुई थी वो टाइम था 1942 यानी 1942 में
हिंदुस्तान में SPE की इस्टेब्लिशमेंट होती है। फिर क्या होता है कि 1947 में जैसे कि पाकिस्तान एक अलग ममलकत की सूरत में सामने आता है, तो SPE को PSPE का नाम दे दिया गया, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। और इंडिया ने SPE का जो नेम रखा, उन्होंने इसका नाम रखा था, इंडिया में इसका नाम CBI रखा गया। इसके बाद क्या होता है कि जैसा जैसा क्राइम बढ़ता है, क्राइम केसेस का रेशियो जैसे जैसे बढ़ती है, तो एक ज़रूरत महसूस की गई कि इसको मुकम्मल तौर पर पुलिस से अलग करके एक अदारा बनाया जाए जो कि हर तरह के प्रेशर से बालातर हो, और एक अदारा बनाने की तजवीज़ पेश की गई मिस्टर जी अहमद की जानब से। आपने कैबिनेट में तजवीज़ पेश की, उसमें आपने रिकमेंड किया 7 मार्च 1972 को कि एक फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए, और आपकी इसी रिकमेंडेशन को बाद में 13 जनवरी 1975 में जाके क्या हुआ कि FIA का बाकायदा तौर पर अदारा बना दिया गया, जो कि वफाकी हुकूमत के अंडर काम करता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि वफाकी हुकूमत मुराद कैबिनेट के अंदर काम कर रहा है, कैबिनेट के अंदर काम करेगा, किसी मिनिस्टर के अंदर काम नहीं करता ये। तो इस हवाले से जो एक्ट था FIA के काम से पहले जो पास हुआ, वो कब पास हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो FIA वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, FIA एक्ट 1974 में ये एक्ट इस्टेब्लिश हुआ, और इसी के बाद इसी एक्ट की अपब्रिंगिंग में बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का वजूद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 7 मार्च 1972 who in his report on police reforms recommended establishment of a federal police organization। देखिए, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हुए ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 7 मार्च 1972 में क्या होता है कि मिस्टर गुलाम अहमद जी अहमद जो थे, उन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म्स के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में आपने रिकमेंड किया कि एक फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का क्याम होना चाहिए। तो वो कौन थे जिन्होंने ये रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की थी, तो ये आपसे सवाल किया गया, तो उसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जी मिस्टर जी अहमद। ठीक है, मिस्टर जी अहमद आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। तो ये दो क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर सबसे पहला जो क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जी, हु इज़ द करंट DG FIA। इस वक्त FIA का जो DG है, देखें FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर, क्या कहलाता है जी, डायरेक्टर जनरल कहलाता है। तो इस वक्त डायरेक्टर जनरल जो हैं FIA के, वो कौन है, ये हमारा सवाल है जी। फयाज अहमद, सनाउल्लाह अब्बासी, MY औरकज़ई, नन ऑफ द दीज। देखें, अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 4 दिन पहले, द नेशन न्यूज़ में ये एक एडिटोरियल प्रिंट हुआ था, पब्लिश किया गया था, इसमें आपने शायद पढ़ा होगा कि FIA का जो DG है उसे चेंज कर दिया गया है, और इस वक्त जो DG हैं FIA के, वो सनाउल्लाह अब्बासी हैं। मिस्टर औरकज़ई जो हैं ये हमारे फर्स्ट DG हैं। अच्छा, सनाउल्लाह अब्बासी DG FIA का चार्ज लेने से पहले KPK में IG पुलिस के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
अच्छा, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एच टी एम एस स्टैंड फॉर, ठीक है, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो आपके ऑप्शन हैं हिंदू ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेशन इन सिंध, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप सिस्टम, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें इस तरह के टर्म्स आ जाती हैं कि जिनका आपने उसका सही एक्रोनिम जो होता है वो बताना होता है। तो पहला ऑप्शन जो है हिंदू ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेशन इन सिंध। देखें, आपको पता है कि FIA जो है ये एक फेडरल अदारा है, ठीक है। तो इसका काम सिर्फ ये नहीं है कि ये सिंध में काम करेगा, फेडरल है तो मतलब पूरे पाकिस्तान में काम करना है इसने, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप सिस्टम, देखें ये भी गलत है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप सिस्टम ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा HTML हाइपर टेक्स्ट जो लैंग्वेज वाला होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी को थोड़ा सा चेंज करके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप सिस्टम किया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग, ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा इसका सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा HTMS मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट 1974 टोटल पनिशेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस आर। 1974 के एक्ट के मुताबिक टोटल ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं वो कितने हैं जी? ये हमारा क्वेश्चन है। 102, 96, 100 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 96 है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोइंग 720 CR, द केस वाज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड बाय FIA इन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी जमात ने एक मरतबा जहाज़ हाईजैक किया था। मैं उस जमात का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ रहा है स्टडी के साथ तो आपको लाजमी पता होगा कि वह कौन सी सियासी जमात थी। तो उस सियासी जमात के कुछ लोगों ने पाकिस्तान का एक जहाज़ हाईजैक किया। उस केस को जो कल्प्रिट्स थे वो कौन थे, ये चीज़ जो इन्वेस्टिगेट की गई FIA की जानिब से, ये किस सन में की गई, किस साल की बात है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जहाज़ की जो हाईजैकिंग वाला केस था इसको FIA ने 1981 में, ठीक है, 21 तो है ही नहीं, 1971 गलत है, 1979 भी गलत है, इसका सही आंसर होगा 1981, ठीक है। 1981 में FIA ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपने मुर्तज़ा भुट्टो को कस्टडी में लिया था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। FBI इज़ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ, देखें जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका क्या नाम है जी? CBI। आपको याद होगा भी हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस की है। इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नाम CBI है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। रशिया की जो एजेंसी है वो SVR कहलाती है। अमेरिका की जो एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी वो कहलाती है FBI। तो सही आंसर आपका होगा अमेरिका, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। DGFIA इज़ असिस्टेड बाय हाउ मैनी डायरेक्टर्स, देखें जो FIA का डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है, उसको असिस्ट करने के लिए कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 3, ऑप्शन ए पे है। देखें 3 डायरेक्टर्स नहीं होते, 3 उनको असिस्टेंट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स अगर पूछा जाए कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स कितने होते हैं, तो उसका जवाब आप 3 पर टिक करोगे, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ,
लेकिन जहाँ पे डायरेक्टर्स का पूछा गया, एडिशनल जनरल डायरेक्टर्स का नहीं पूछा गया, तो याद रखिएगा 3 इसका जवाब नहीं होगा। 2 भी नहीं होते, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी अगेन हमारा सही है। 10 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो DGFIA को असिस्ट करते हैं, और 3 एडिशनल डायरेक्टर्स जनरल्स जो होते हैं वो असिस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर 10 होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे है ये स्लाइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगेन आ गई है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ से जी इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम FBI और इंग्लिश को कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट किया जा रहा है। He was in high spirits when I met him in hotel। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन हाई स्पिरिट्स का क्या मैनी होता है। ठीक है, इन हाई स्पिरिट्स मीन्स कि बहुत जिंदा दिली की बात हो रही है, बहुत खुश था वो, हवाओं में उड़ रहा था। तो ड्रंकन स्टेट तो आपका इसका आंसर हो नहीं सकता। ही वॉज वेरी चीयरफुल हो सकता है। ही वॉज डीपली इनग्रॉस्ड इन थॉट्स, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। शी ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक है, वो जो है वो इंग्लिश 2 साल से सीख रही है। ऑप्शन है हमारे पास लर्न। देखें शी है तो शी एक चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने बाद कभी भी बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता, यानी वर्ब की पहली फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बगैर हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आती। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब डिड होता तो वर्ब की पहली फॉर्म आ सकती है, मसलन शी डिड नॉट कम। अब यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब था तो वर्ब की पहली फॉर्म आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आएगी। पहली फॉर्म से मुराद यहाँ पे मेरी जस्ट पहली फॉर्म ही है। ठीक है, याद रखिएगा वो फॉर्म जिसके साथ एस या ई एस लगा हो उसको मैं आमतौर पर वर्ब की 5th फॉर्म कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है वो शी के साथ नहीं कभी भी यूज़ होती, तो लर्न तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है जी इज़ लर्निंग। शी इज़ लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 साल से इंग्लिश सीख रही है। अगर इसकी ट्रांसलेशन को देखा जाए तो ऑप्शन बी हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये आंसर इसका नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपने टेंस सही तरह से पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि जब कॉन्टीन्यूटी का सेंस हो किसी फिक्रे में, यानी मुसलसल किसी काम के होने का इजहार हमें मौजूद मिले और साथ टाइम भी दिया गया हो कि कब से ये काम हो रहा है, मसलन किसी फ़िक्रे में, जैसा कि इस फ़िक्रे में कहा गया कि ये काम हो रहा है और कब से हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है। तो जब ऐसा सेंस मिले कि काम हो रहा है और साथ वक्त भी दिया गया हो तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कभी भी नहीं बनाते, उसको हम फिर बनाते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस डिपेंड करता है कि टेंस आपका प्रेजेंट का लगेगा, पास्ट का लगेगा या फ्यूचर का लगेगा, लेकिन सिंपल कॉन्टीन्यूस कभी भी नहीं आप बनाओगे, आप हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनाओगे जब काम जारी भी है और साथ टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो लर्नड ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लर्नड आपको पता है वर्ब की दूसरी फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है, और यहाँ पे आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंस नहीं आ रहा। तो नन ऑफ द दीज इसका सही ऑप्शन और आपका रहेगा, नन ऑफ द दीज। और इसका अगर वैसे आपको आंसर मैं बताऊं तो आपका आंसर होगा शी है, तो शी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आप देख लीजिएगा क्या आप यूज़ करेंगे। डेफिनेटली शी है, और इसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो हैज़ को इस्तेमाल करेंगे, शी हैज़। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आपको पता है कि बीन भी हैज़ के साथ आएगा, शी हैज़ बीन। और हैज़ बीन के बाद वर्ब की 4th फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ
जब हम ing का इजाफा करते हैं तो उसे आमतौर पर हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, जैसा कि एस और एस वाली फॉर्म का हम आमतौर पर पांचवी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हैज़ बिन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स आपका इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये ऑप्शंस में मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे नन ऑफ द दीज को करेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। आई खाली जगह राइटिंग दिस नावल बाय फरवरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैं ये नावल जो है फरवरी के नेक्स्ट ईयर के फरवरी तक क्या कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो फ्यूचर की बात हो रही है। आई शैल हैव फिनिश्ड ऑप्शन ए पे है, उसके बाद शैल फिनिश्ड, फिनिश्ड या नन ऑफ दीज, आप कंसिडर करें कि आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो शैल हैव फिनिश्ड, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है ये सही आंसर है। अब आप पूछेंगे सर शैल फिनिश ये भी तो हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल गलत बैठेगा। इसकी वजह ये है कि जब आपको फ्यूचर का सेंस मिल रहा हो और आपके सेंटेंस में लफ्ज़ बाय आ जाए ना जहाँ भी, तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट में ही यूज़ होगा और आप फिर वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले। तो बाय चूँकि मौजूद है, फ्यूचर का सेंस मिल रहा है, नेक्स्ट मौजूद है, तो नेक्स्ट आपको बता रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, और बाय भी मौजूद है, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट का ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वुड हैव बीन अरेस्टेड इफ यू खाली जगह हिम। ठीक है, ही वुड हैव बीन अरेस्टेड इफ यू खाली जगह हिम। तो आपको कंडीशनल सेंटेंस में से ये आपकी एमसीक्यूज जो हैं आपकी ये मरूज़ी फ्रेम की गई है। कंडीशनल में से कौन सी जी थर्ड टाइप जो थी उसको ये फ्रेम किया गया है। तो ही वुड हैव बीन, याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस में आपको लफ्ज़ इफ़ लाजमी मिलता है। ठीक है, अनलेस या अनटिल भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। वो टेंस जिसमें एक सेंटेंस में अगर दो क्लाज हों, सेंटेंस एक हो और उसमें कितनी क्लाज आ जाएं जी, दो क्लाज आ जाएं, तो आपने फिर ये याद रखना है कि अगर उन क्लाज के दरमियान कोई ऐसा लफ्ज़ जो अगर मगर को जाहिर कर रहा है, जिसका मैनी अगर हो या मगर हो, तो वो फ़िक्र आपका कंडीशनल होता है। ठीक है, और एक क्लाज इधर होगी, यहाँ पे आपका कंडीशनल वर्ड होगा और एक क्लाज इधर होगी। आपने बस ये याद रखना है कि अगर आपका इस तरह का कोई टेंस हो कि जिसमें वुड हैव बीन आ गया होगा, तो दूसरी जो क्लाज होगी यानी इफ़ के जो बाद वाली क्लाज है, यानी जैसा कि यहाँ पे इफ़ के बाद ये क्लाज है, तो इस क्लास में आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है, आपने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, यानी कि हैड और साथ आगे चल के वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। तो हैड और थर्ड फॉर्म आप देख लीजिएगा, हैव नॉट इन्फॉर्म्ड गलत हो जाएगा, वॉन्ट इन्फॉर्म भी गलत हो जाएगा, हैड नॉट इन्फॉर्म्ड ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे द प्रिंसेस वाज मैरिड खाली जगह द हीरो प्रेपोजिशन में से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपको पता है कि ये अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में पूछ लिया जाता है मैरिड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है जी, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो विद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैरिड के साथ विद नहीं आता, कभी भी टू लगता है। द प्रिंसेस वाज मैरिड टू द हीरो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैरिड टू द हीरो। ही इज़ वेरी काइंड खाली जगह है, उसके बाद एनिमल्स लिखा है, जानवरों के साथ भाई उसको बड़ा लगाव है। बाज़ लोग होते हैं, ठीक है, पेट रखने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उसी टाइप का कुछ ये बंदा है भाई, इसे भी जानवरों के साथ एनिमल्स के साथ बड़ा लगाव है, इसको बड़ा मेहरबान है उनके साथ। आपने लगानी है यहाँ पे भी प्रेपोजिशन, तो कौन सी यूज़ करेंगे जी, ही इज़ वेरी काइंड विद एनिमल्स, ही इज़ काइंड टू एनिमल्स, ही इज़ वेरी काइंड ऑन एनिमल्स।
मुझे जो लग रहा है आप में से जो मोस्टली बच्चे होंगे वो यहाँ पे ऑन को शायद टिक करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। जी हाँ, ऑन नहीं आएगा। विद बी नहीं आना यहाँ पे भी अगेन हमारा टू ही लगेगा, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये प्रेपोजिशंस मोस्टली याद करने वाली चीज़ें होती हैं। आपने याद रखना है कि मैरिड के साथ टू आता है, काइंड के साथ भी प्रेपोजिशन टू यूज़ होती है, तो ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, ही इज़ द सीनियर देन यू। ठीक है, ही इज़ द सीनियर देन यू। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये जो बंदा है ये इस बंदे से क्या है, सीनियर है। कंपैरिजन किया जा रहा है, दो बंदों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, आप ज़रा ज़हन में लेके आइएगा। अगर आपने एडजेक्टिव्स को सही तरह से पढ़ा है तो क्या पढ़ा था, जब दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो हम डिग्री कौन सी इस्तेमाल करते हैं जी, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन सी डिग्री इस्तेमाल होती है जी, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो बेटर हमारी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं जब दो बंदों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना किया जा रहा हो। यहाँ पे चूंकि दो के दरमियान मुवाजना किया जा रहा है तो हमने कौन सी यूज़ करनी है डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एडजेक्टिव की। अब अगर कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज़ करनी है भाई, तो आपको ये भी याद होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम 99% आर्टिकल दा जो होता है ये नहीं लगाते कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टेंस है इसमें ये गलती दी गई है कि आपका जो सही आंसर होगा उसमें दा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ही इज़ सीनियर देन यू। ठीक है, ही इज़ सीनियर टू यू, ही इज़ मोर सीनियर देन यू। ओके, तीनों में दा नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं ज़रा कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो ई आर पे एंड होते हैं उनसे पहले कभी भी मोर नहीं लगाते हम। ठीक है, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि मोर हो उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो और वो एडजेक्टिव ई आर पर एंड हो रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। ही इज़ मोर सीनियर, देखें ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि मोर इधर दिया हुआ है और इधर सीनियर है। ठीक है, ई आर या ओ आर ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ही इज़ मोर सीनियर देन यू नहीं रहेगा। अब या तो आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है या ऑप्शन बी सही होने वाला है। तो यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि आमतौर पर हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है हमने, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपका कोई एडजेक्टिव ऐसा है जिसके बाद आई ओ आर आ रहा है, ऐसे एडजेक्टिव्स के बाद, ठीक है, ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद आई ओ आर हो, तो उस एडजेक्टिव के बाद आप कभी देन नहीं यूज़ करते, वहाँ पे फिर आप टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन अगर मैं लिखूं ही इज़ बेटर देन यू, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक है क्योंकि इसके आखिर पे ई आर है, आई ओ आर नहीं है, तो यहाँ पे हमने देन ही यूज़ करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ही इज़ मोर बेटर देन यू, तो क्या सेंटेंस ठीक होगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि ई आर या ओ आर होगा तो उससे पहले मोर नहीं आएगा। अच्छा, तो मोर नहीं आ सकता। अच्छा, ही इज़ बेटर देन यू, ये हमारा सेंटेंस ठीक है क्योंकि इसके आखिर पे ई आर है, हम देन यूज़ कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, मुआवजा दो बंदों के दरमियान किया जा रहा है, सारा कुछ ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके इस एडजेक्टिव के आखिर पर आई ओ आर आ जाए तो फिर आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो जी, फिर आपने वहाँ पे देन की बजाय टू का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, और यही वजह है कि आपके इस जो क्वेश्चन में हम टू को इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जिसके साथ देन होगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि इस एडजेक्टिव के आखिर पे आई ओ आर है, तो ये आई ओ आर वाला ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसके आखिर पे देन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ही इज़ सीनियर टू यू।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ अस हैव अ पेन। हम में से हर शख्स के पास एक पेन है। तो इसको देखें जी, सबसे पहले ये चीज़ समझ लें, ईच, अगर ईच अकेला होगा, ईच या एवरी अकेले हैं, तो आगे आपका जो नाउन है, ठीक है, वो नाउन आपका सिंगुलर यूज होता है। लेकिन अगर ईच या एवरी के बाद आगे चल के पहले प्रेपोजिशन आ जाए, तो फिर जो नाउन आएगा वो नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे ईच ऑफ आ गया, मतलब ईच के बाद ऑफ है, तो इसका मतलब आगे जो नाउन आएगा, सॉरी, नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। मसलन मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, पहले नाउन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। ईच बॉय इज राइटिंग ईच बॉय इज राइटिंग एन ऐसे, ठीक है, ईच बॉय इज राइटिंग एन ऐसे। अब यहाँ पे मैंने बॉय इसलिए लिया है क्योंकि पीछे ईच है, लेकिन अगर यहाँ पे दरमियान में मैं ऑफ डाल दूंगा तो यहाँ पे फिर बॉय गलत हो जाएगा, फिर बॉयज़ आना आएगा, क्योंकि ईच के बाद जब भी हम ऑफ यूज़ कर लेते हैं तो फिर नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर ईच के बाद नाउन या ईच ऑफ के बाद नाउन नहीं आता बल्कि प्रोनाउन आ जाता है, तो भी आपने उसको फिर प्लूरल रखना है। ईच ऑफ मी नहीं आएगा, ईच ऑफ यू आ सकता है, ईच ऑफ दे आ सकता है, ईच ऑफ अस आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जो प्लूरल प्रोनाउन कंसीडर किए जाते हैं वो यही होते हैं, वी, यू और दे, ये प्लूरल प्रोनाउन कंसीडर होते हैं। तो ये प्रोनाउन आ सकते हैं ईच ऑफ के बाद, तो ईच ऑफ के बाद अस आ सकता है, क्योंकि अस जो होता है वो वी की ही केस है, ऑब्जेक्टिव केस। आप अगर आपने केसेस याद कर रखी हैं तो अस वी की ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये आ सकता है ईच ऑफ। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन ये बन सकता है, जहन में आ सकता है कि सर ईच ऑफ के बाद वी क्यों नहीं आया, हमें अस क्यों लगाना पड़ा है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ऑफ जो है ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है, प्रोनाउन हो तो वो भी कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चूँकि ये ऑफ प्रेपोजिशन थी तो इसके बाद हमें वही नहीं हम लगा सकते, हमें इसकी ऑब्जेक्टिव केस ही लगानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ईच ऑफ अस होगा, वही नहीं आएगा। ईच ऑफ अस हैव अ पेन। अच्छा, अब यहाँ पे ईच, एवरी और ईच ऑफ या एवरी ऑफ का एक और रूल भी है, वो ये है कि ईच ऑफ के बाद अगर आपका, ईच ऑफ के बाद आप नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब जो होती है ना वो हमेशा ईच ऑफ हो या ईच अकेला हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। तो यहाँ पे हैव जो है ये हट जाएगा और यहाँ पे हमें हैज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ईच या एवरी के बाद नाउन सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, ईच ऑफ या फिर एवरी ऑफ, ठीक है, इनके बाद अगर आप नाउन यूज़ करते हैं तो वो आपका कौन सा होगा जी, वो आपका नाउन प्लूरल रखना पड़ेगा आपको। लेकिन जो वर्ब होती है, वर्ब आपको इन दोनों के साथ ही सिंगुलर रखनी है, ठीक है। वर्ब इधर भी सिंगुलर आएगी आपकी, मैं एस लिख रहा हूँ बस समझ जाइएगा, और वर्ब आपकी इधर भी सिंगुलर ही रहेगी दोनों सूरतों में। तो यहाँ पे हैव चूँकि एक वर्ब है तो हैव तो हम यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते, हमें इसकी जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी इस तरह से हल होगी। तो मैं सेंटेंस में देख लेता हूँ कि ऑप्शंस में कौन सा सेंटेंस हमारा ठीक है। ईच ऑफ अस, ठीक है, हैज़ द पेन। देखें, द पेन नहीं आप यूज़ कर सकते, जब आपका यहाँ पे आ है तो आपने आ वाला ही ढूंढना है, ये गलत हो जाएगा। ईच ऑफ अस हैव अ पेन, ये ठीक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वही गलती है कि यहाँ पे हैव यूज़ किया गया है जो कि नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
हैव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि ईच ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर यूज होती है। ईच ऑफ अस हैव पेन, ये भी गलत हो जाएगा। ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास अगली स्लाइड है। ही डिसअपियर्ड द गर्ल फ्रॉम हिज टेंट। ठीक है, आपके ये क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हैं। आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, ही डिसअपियर्ड द गर्ल फ्रॉम हिज टेंट। इस बंदे ने काम किया है डिसअपियर करने का इस लड़की को, तो मतलब फिक्रा आपका ये कौन सा है? एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो जो शुरू कर रहा है वो अपना सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, काम करने वाला फिक्रे के शुरू में है, तो इसका मतलब फिक्रा आपका एक्टिव वॉइस का है। आपने क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में देखना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन है पैसिव वॉइस में ठीक बना हुआ। द गर्ल इज डिसअपियर्ड बाई हिम फ्रॉम हिज टेंट। ठीक है, आप जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको पता है कि द गर्ल जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप शुरू में ले आते हो, तो द गर्ल शुरू में आ गया। यहाँ पे एक्टिव वॉइस आपका पास्ट के टेंस में था, तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में बनना चाहिए था। इज आपको पता है प्रेजेंट में यूज होता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द गर्ल वाज, ठीक है, वाज यूज किया गया है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म भी दी गई है, ठीक है, बाई हिम फ्रॉम हिज टेंट। आपका ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स मुझे उम्मीद है, हाँ, मेरी ये सिक्स्थ सेंस कह रही है कि आप शायद इसको टिक करने वाले हैं। बहरहाल अभी आगे चलते हैं। द गर्ल हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज टेंट बाई हिम। द गर्ल हैज़, ये भी हैज़ प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो आपको पता है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा भाई, बी या डी? एक दफ़ा फिर सोच लें आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, मुझे पता है आप लोग बी को सही समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि सिर्फ पैसिव वॉइस के रूल्स जो 4-5 हैं उन्हें रट्टे लगा लेने से काम नहीं चलेगा। आपने ये भी याद रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं थोड़ी सी कि जो कभी भी पैसिव वॉइस में हम बनाया ही नहीं करते, और ये जो डिसअपेयर है ये एक ऐसी ही वर्ब है कि इसको हम हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। ठीक है, मैं और बाकी जो वर्ब्स हैं वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। अपेयर, ठीक है, डिसअपेयर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा। ठीक है, ये आपकी 5 वर्ब्स हैं, 4 ये हैं और एक ऊपर आपको दे रखी है। ये 4-5 जो वर्ब्स हैं याद रखना है, कभी भी ये पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होती, हमेशा इनको एक्टिव वॉइस में ही आप यूज़ कीजिएगा। इसके बाद है जी, मुआविया सैड टू मी, नरेशन का क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। मुआविया सैड टू मी, इन्वर्टेड कोमास, डू नॉट रन इन द सन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका सही ऑप्शन देखना है। तो मुआविया सैड टू मी, पहली बात तो ये कि सैड टू को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब आप चेंज करते हो टोल्ड में कि जब आपका जो इधर इन्वर्टेड कोमास में जो फिक्रा है वो सादा फिक्रा हो। ठीक है, लेकिन ये चूंकि सादा फिक्रा नहीं है तो इसको हम टोल्ड में चेंज नहीं करने वाले, तो जिस ऑप्शन में टोल्ड होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो मुआविया सेज, यहाँ पे चूंकि ये चीज़ भी याद रखिएगा कि पास्ट का टेंस है, तो यहाँ पे सेज तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो इधर ही गलत हो गया। मुआविया एडवाइज्ड, एडवाइज्ड हो सकता है, मुआविया एडवाइज्ड ये भी हो सकता है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो टोल्ड उन्होंने दिया ही नहीं है। ठीक है, टोल्ड आप तब यूज़ करते हो जब फिक्रा सादा हो, इन्वर्टेड कोमास में नॉट हो तो गलत हो जाता है। मसलन अगर यहाँ पे लिखा होता मुआविया टोल्ड मी, तो भी हम इसको गलत करने वाले थे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फिक्रा है। चलें जी, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेगेटिव अगर आपको मिले इन्वर्टेड कोमास में तो आप उसको दो तरह से बनाते हैं, या तो आप फॉरवर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो,
एडवाइज्ड भी यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आप वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुआविया सेज, ये तो गलत हो गया, मुआविया एडवाइज्ड है, तो मैं इसको आगे देख लेता हूँ क्योंकि हमें पता है कि हम एडवाइस के साथ इसको बना सकते हैं। मुआविया एडवाइज्ड मी नॉट टू रन इन द सन। क्या ये फिक्रा सही है? आप देखिए, मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। मुआविया एडवाइज्ड मी टू रन नॉट इन द सन। हाँ जी, नन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी, इसका सही जवाब रहेगा। मुआविया एडवाइज्ड मी नॉट टू रन इन द सन। याद रखिएगा, ऐसे फिक्रे जिनकी आप जब उसको इनडायरेक्ट लिखते हो उसमें फारबेल्ड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड आ जाए तो उनमें हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास को, जैसा कि आमतौर पर रूल होता है कि ख़त्म करने के लिए दैट यूज़ किया जाता है। तो जब आपके इधर एडवाइज्ड, फारबेल्ड या ऑर्डर्ड होगा तो वहाँ पे दैट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपका फिक्रा इधर नाट है उसमें और उसको आप एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड के साथ बनाते हो तो उसको आप इस तरह बनाओगे, नॉट टू और आगे वर्ब की पहली फॉर्म जो कि फिक्रे में दे रखी होगी, इस तरह के यहाँ पे नॉट टू और वर्ब की पहली फॉर्म जो कि फिक्रे में दे रखी थी। ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस होता है वर्ड्स का, ये गलत हो जाएगा, यानी टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद नॉट, ये वाला जो आपका फिक्रा है ये गलत होगा जो इस स्ट्रक्चर के साथ बनेगा। हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, नॉट टू बी फास्ट। अच्छा, ऑर्डर्ड के साथ अगर बनाएं तो भी सेम फिक्रा ऐसे ही बनेगा, मुआविया ऑर्डर्ड मी नॉट टू रन इन द सन। ठीक है, अगर फारबेड के साथ बनाओगे तो फारबेड के साथ फिक्रा बनाने की सूरत में ये थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि फारबेड का मैनी होता है मना करना, और नॉट का मैनी भी होता है कि किसी चीज़ को रोकना, ना नहीं कहना उसको कि ना करो, नहीं करो। तो ये फारबेड और नॉट के सेम मैनी देते हैं, तो इसलिए फारबेड जब आप अगर इसको एडवाइस की जगह पे फारबेड यूज़ करोगे तो फिर फिक्रे में नॉट नहीं आएगा। मैं आपको बना के देता हूँ जो फिक्रा। मुआविया सेड टू मी डू नॉट रन इन द सन, तो मैं लिखूंगा मुआविया फारबेड मी। ठीक है, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड के साथ किस तरह बनाते हैं वो आपने पढ़ लिया है, फॉरबेड के साथ बना रहे हैं हम। मुआविया फारबेड मी, देखें सैड टू जो होता है ना, इसकी जगह पे हम फारबेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड या फिर टोल्ड यूज़ किया करते हैं। टू जो होता है उसको दोबारा से हमें यूज़ नहीं करना होता, यानी अगर आप लिखते हैं ना मुआविया फारबेड टू मी, मुआविया एडवाइज्ड टू मी, तो वो फिक्रा गलत हो जाएगा, टू नहीं आएगा। मुआविया फारबेड मी, अब चूँकि फारबेड का मैनी यही होता है कि मना किया गया किसी चीज़ से, तो यहाँ पे अगला जो ये वाला हिस्सा है अब इसको हम सादा फिक्रे की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे सादा सूरत में लिखना है, आपने जस्ट देखना है वर्ब कहाँ पे है इस फिक्रे में, तो वर्ब ये रही इसकी, आपने क्या करना है यहाँ पे टू लगा दें, उसके बाद वर्ब लिख देनी है, उसके बाद बाकी जो सेंटेंस का हिस्सा है वो लिख देना है, इन द सन। तो इस तरह से ये फिक्र आपका बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस लेक्चर में हमने सिलेबस को सामने रखते हुए FIA के क्वेश्चंस और इंग्लिश में से क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर्स या कंप्यूटर के क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किए, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख पाएँ और तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।